हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 पर। एडॉप्शन रेगुलेशंस एक्ट है 2022 पर आधारित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए से बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से किसे दी गई है, ये आपको बताना है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA अर्थात कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, बाल कल्याण समिति CWC अर्थात चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जिला मजिस्ट्रेट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। गोद लेने की प्रक्रिया को जटिल बनाना, बच्चों के लिए पारिवारिक पुनर्वास को बढ़ावा देना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, केवल विदेशी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना या जैविक माता पिता के अधिकारों को सीमित करना। सही आंसर बी आएगा, बच्चों के लिए पारिवारिक पुनर्वास को बढ़ावा देना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना इसका मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत उन बच्चों को जो अपने निश्चित रेफरल चक्र में परिवार नहीं ढूंढ पाए, अब कौन गोद ले सकता है, ये आपको बताना है। केवल भारतीय नागरिक, RI, NRI, OCI या PAP, रिश्तेदार, अनिवासी भारतीय, भारतीय प्रवासी, संभावित दत्तक माता पिता। केवल विदेशी नागरिक या केवल बच्चे रिश्ते, कॉमन क्वेश्चन, यही व्यक्ति है जो ले सकते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पर जो खोज होती है 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोगों की खोज होती है, इसके सबसे ज्यादा पसंदीदा इन्हीं लोगों के बच्चे हैं। बड़े बच्चों को प्राय लोग पसंद नहीं करते या नहीं रखते गोद लेने को, तो इसलिए वो बच्चे रह जाते हैं जिनको माता पिता की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये हमने खोला है कि RI हो, NRI हो, OCI हो या कोई भी हो, यहाँ पर जो जिम्मेदार ले सकते हैं उनको गोद दिया जाए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में दत्तक ग्रहण विनियम के करने वाला नोडल निकाय कौन सा है। भारत में दत्तक ग्रहण विनियमन करने वाला नोडल निकाय कौन सा है, ये आपको बताना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा, भारतीय बाल कल्याण परिषद या जिला बाल संरक्षण इकाई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा को ही यहाँ पर भारत का दत्तक ग्रहण विनियमन करने नोडल निकाय को नोडल निकाय बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विनियम 2022 के तहत दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कौन सा घटक अनिवार्य है और भावनात्मक तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता, अनिवार्य पूर्व दत्तक ग्रहण परामर्श या चिकित्सीय जांच। अभी वास्तव में 2022 में यह अनिवार्य पूर्व दत्तक ग्रहण परामर्श को अनिवार्य बना दिया गया, तो सी वाला इसका आंसर आएगा। किस विनियमन के तहत भावी दत्तक माता पिता को अनिवार्य दत्तक ग्रहण पूर्व परामर्श प्रदान किया जाता है। विनियमन 10(7) में, विनियमन 30(4)C में, विनियमन 10(7) और 30(4)C में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही आएगा इन दोनों में, मैंने 10 विनियमन 10(7) और 30(4)C में इसमें जो परामर्श को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के अधिनियम के अंतर्गत लागू होते हैं। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 किस अधिनियम के तहत लागू होते हैं, ये क्वेश्चन है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या पोक्सो अधिनियम, इसके अंतर्गत बताना। सही आंसर बी आएगा, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत इसको लागू किया गया है। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण के मामले में क्या लागू नहीं होता, इसमें से आपको बताना है। भावी दत्तक माता पिता का अधिकतम आयु का मापदंड, पति पत्नी दोनों की सहमति, कारा पोर्टल पंजीकरण या बच्चों की उम्र। अगर रिश्तेदार से संबंधित है, कोई रिश्तेदार है, तो भावी दत्तक माता पिता कोई अधिकतम आयु या मापदंड इसमें लागू नहीं होगा।
दत्तक ग्रहण विनियम 2022 को भारत सरकार द्वारा किस तिथि को अधिसूचित नोटिफाइड किया गया? 23 सितंबर 2022, 12 जनवरी 2022, 1 अप्रैल 2022 या 10 नवंबर 2022? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसको 23 सितंबर 2022 को इसको अधिसूचित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल दत्तक ग्रहण हेतु उपयोग होता है? ये आपको बताना है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। सही आंसर इसका सी आएगा, केयरिंग्स का उपयोग होता है। अर्थात यहाँ पर जो होता है CARINGS के पोर्टल है, अगर बच्चा आपको गोद लेना है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सेंट्रल एडेप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म आ जाएगा। तो केयरिंग्स का होता है, जो केयरिंग्स का फुल फॉर्म मैंने कहा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख किस विनियम में किया गया है? 20, 22, 23 या 24? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 23 में किया गया है। दंपत्ति की कुल आयु सीमा 0 से 2 वर्ष बच्चे तो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर दंपत्ति माने पति पत्नी दोनों को मिलाकर, यहाँ पर पति और पत्नी दोनों को मिलाकर इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस में यहाँ पर जिक्र किया गया है। 60, 70, 85 या 75? जब वर्ष बच्चा कितने का हो, 0 से 2 वर्ष के बीच को हो, तो उनकी आयु क्या होनी चाहिए? सही आंसर सी आएगा, 85 वर्ष। दोनों को मिला के, दोनों पति पत्नी दोनों को आयु मिला के 85 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर एकल हो तो उसमें बोला गया 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर एकल है, कोई एकल लेना चाहता हो यहाँ पर माने जिसमें से कोई भी स्त्री या पुरुष एकल हो, तो उसके लिए 40 वर्ष निश्चित किया गया है। और पति पत्नी दोनों, अगर पति पत्नी विवाहित लोग लेते हैं इनको, तो उनके दोनों की आयु 85 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल कंडीशन में 40 रखा गया है। उसी प्रकार अगर 2 से 4 वर्ष का बच्चा हो, दंपत्ति कुल आयु सीमा 2 से 4 वर्ष के बच्चे तो कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है कि कुल उनकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये ऑप्शंस आपसे 80, 90, 100 या 60 वर्ष में आपको बताना है। सही आंसर भी आ जाएगा, 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोनों की आयु, और एकल है तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे को दत्तक देने से पहले कौन अनुमति देता है? मैंने गोद देने से पहले कौन अनुमति देगा? माता पिता, SDM, बाल कल्याण समिति या पुलिस? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही जो होता है वो अनुमति देता है। भारत में दत्तक ग्रहण किस कानून द्वारा शासित है? हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, किशोर न्याय अधिनियम 2015, ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसमें दोनों के द्वारा शासित है, माने ए बी दोनों आ जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956। क्वेश्चन है, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ये आपको बताना है। दत्तक माता पिता की इच्छा, बच्चे का हित सर्वोपरि, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना और जैविक माता पिता की सहमति। सही आंसर इसका जो होता है ये बी आता, बच्चे के हित यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा। यहाँ पर पहले बच्चे के हित पहले देखो, बच्चे के हित सर्वोपरि यहाँ पर बोला गया है। दत्तक ग्रहण विनियम 2022 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है? कानून मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका है? ये आपको बताना है। बच्चे को दत्तक योग्य घोषित करना, दत्तक ग्रहण के अंतिम स्वीकृति देना, दत्तक ग्रहण सर्टिफिकेट जारी करना, दत्तक बालक का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, बच्चे को दत्तक योग्य घोषित करना इसका मेन जिम्मेदारी है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी की स्थिति में किसकी सहमति आवश्यक है? केवल पत्नी की, केवल पति की, पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है, परिवार के मुखिया की? सही आंसर सी आएगा, इसमें दोनों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए। पति और पत्नी एक भी असहमत हो तो गोद नहीं दिया जा सकता। पति पत्नी दोनों की सहमति इसमें आवश्यक मानी गई है।
क्वेश्चंस यहाँ पर इसी में आपको इस रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है जिस प्रकार आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि दत्तक ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें गलत कथन चयन करना है। मुस्लिम कानून दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं देता। एक विवाहित हिंदू पुरुष अपनी पत्नी से सहमति प्राप्त किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है। बच्चे के आयु 15 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के मामलों को छोड़कर दो व्यक्ति एक ही बच्चे को गोद नहीं ले सकते। केवल वही व्यक्ति गोद लिया जा सकता है जो बालिग और स्वस्थ मन का हो। तो अब ये तो पहले ही बता दिया कि एक विवाहित हिंदू पुरुष अपनी पत्नी की सहमति प्राप्त किए बिना बच्चे को गोद ले सकता है, बिल्कुल गलत, नहीं ले सकता, तो ये वाला गलत है। और केवल वही व्यक्ति गोद लिया जा सकता है जो बालिग और स्वस्थ मन का हो, ये भी बिल्कुल गलत है। तो वही व्यक्ति गोद लिया जा सकता है, तो व्यक्ति माने यहाँ बच्चा गोद लिया जा सकता है जो बालिग और स्वस्थ मन का हो, तो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों गलत है। तो 2 और 5, यहाँ पर 2, 5 माने ए वाला आंसर, 20 का जो आंसर आएगा ए वाला आंसर, ये गलत होगा। क्वेश्चन से दत्तक ग्रहण संदर्भ प्राप्त करने के लिए माता पिता की प्रतीक्षा अवधि वर्ष 2022 में 3 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 में लगभग कितने साल हो गई है, कर दी गई है, ये आपको बताना। 3.5, 4.5, 5 या 5.5 साल। सही आंसर ए आएगा, 3.5 साल कर दी गई। पहले 3 वर्ष था, इसको बढ़ाकर 3.5 साल यहां पर कर दी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण के देखरेख के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह किस अधिनियम के तहत स्थापित है, ये आपको बताना है। हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत, इसमें से आपको बताना है। वैसे हल्का सा रिपीट क्वेश्चन है। बी आया किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ये अधिनियम स्थापित किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। केवल गोद लेने का आदेश जारी करना, मामले की स्थिति के वास्तविक समय में अपलोड करना और आदेश जारी करना, केवल बाल कल्याण समिति को निर्देश देना, ये गोद लेने की प्रक्रिया को रोकना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, मामले की स्थिति के वास्तविक समय रियल टाइम में अपलोड करना और आदेश जारी करना, ये इसका मेन काम है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता। अब मंत्रालय बताना है, विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कानून मंत्रालय। सही आंसर इसका भी आएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत यह काम करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण के मामले में दस्तावेजों का मानकीकरण कौन करता है, इसमें से आपको बताना है। बाल कल्याण समिति, जिला बालक संरक्षण इकाई, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण या सारा या केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण कारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी वाला आएगा, केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण CARA कारा, यही आता है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को मानकीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टेट वाले को नहीं सौंपी गई, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को नहीं, बल्कि केंद्र का सेंट्रल आएगा, एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 में किस अधिनियम का स्थान लिया है, ये आपको बताना है। पहले किस नाम से था, अब किस नाम से हो गया है। दत्तक ग्रहण विनियम 2015, दत्तक ग्रहण विनियम 2017, दत्तक ग्रहण विनियम 2018, दत्तक ग्रहण विनियम 2019। सही आंसर भी आएगा, दत्तक ग्रहण विनियम 2017 का इसने स्थान लिया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार भावी दत्तक माता पिता के पात्रता का मापदंड के संबंध में क्या सत्य है, इसमें आपको सत्य बताना है। भावी दत्तक माता पिता शारीरिक एवं मानसिक, भावनात्मक तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होंगे। विवाहित दंपत्ति के मामले में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी में से किसी एक की सहमति आवश्यक है। कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तक ग्रहण कर सकती है। कोई एकल पुरुष किसी भी लिंग के बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो इसमें से आपको ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि भाई भावनात्मक आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए, मानसिक भावनात्मक आर्थिक दृष्टि से। विवाहित दंपत्ति के मामले में दत्तक ग्रहण के पति पत्नी किसी एक के समय दोनों का सहमति अवस्था के एक नहीं चलेगा।
कोई भी एकल महिला किसी भी लिंग के, चाहे लड़का हो या लड़की, बालक का दत्तक ग्रहण कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। कोई भी एकल पुरुष किसी भी लिंग के बालक का दत्तक ग्रहण कर सकता नहीं, स्त्री को ये जो होगा एकल पुरुष को केवल पुरुष का ही, मतलब लड़के का ही एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन लड़की का नहीं कर सकता। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था संबंध में क्या सत्य है, तो 1 और 3 सत्य है, मतलब बी वाला आंसर। केवल यहाँ पर बी वाला आंसर 27 का आंसर बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है आपके सामने, दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 की धारा 5 के अनुसार बालक तथा भावी दत्तक माता पिता में से किसी एक के बीच न्यूनतम आयु का अंतर कितना होना चाहिए? 21 वर्ष से कम नहीं, 25 वर्ष से कम नहीं, 30 वर्ष से कम नहीं, या 15 वर्ष से कम नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भावी दत्तक माता पिता को कितने वर्ष पश्चात पुनः गृह अध्ययन रिपोर्ट सत्यापित करना होता है? 1 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, या 5 वर्ष पश्चात। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 3 वर्ष पश्चात फिर से उनको गृह अध्ययन रिपोर्ट को सत्यापित कराना होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दत्तक ग्रहण के लिए पात्र दंपत्ति की न्यूनतम वैवाहिक अवधि कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है। अधिकतम की सीमा नहीं, लेकिन न्यूनतम वैवाहिक अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, या 3 वर्ष। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी है, कम से कम 2 वर्ष तो होनी ही चाहिए। दत्तक ग्रहण के लिए बच्चे के विधिक रूप से मुक्त घोषित लीगली फ्री स्टेटस किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। CWC, SAA, DCPU, या CARA। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, CWC, अर्थात चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा इसको बच्चों को मुक्त घोषित, माने विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा। लीगली फ्री स्टेटस घोषित कौन करेगा? तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है? तो यहाँ बताना, गृह अध्ययन रिपोर्ट, मैचिंग और स्वीकृति, न्यायालय आदेश, या पंजीकरण। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा आपका वो सी आएगा, न्यायालय आदेश। न्यायालय आदेश क्या होगा? अंतिम होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।